हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पीआरटी वाले जो हैं वो ईवीएस जो कि उनके सिलेबस में है। तो यहाँ से मैं बहुत क्वेश्चंस पिछली बार फंसे थे और फिर इस बार भी फंसेंगे। तो क्लास थर्ड की ईवीएस मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। इसके बाद फोर्थ की आज कराऊंगा, फिर कल फिफ्थ की कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद हम पूरी हिस्ट्री पूरा 6 to 10 कंप्लीट करेंगे, एसएसटी भी और साइंस भी। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, समरी इसमें एससीईआरटी और एनसीईआरटी की दोनों समरी हैं। तो कक्षा 4 है पर्यावरण और हम। तो पर्यावरण और हम की बात करें तो कक्षा 4 का जो पहला टॉपिक है रंग बिरंगे खिलते फूल। तो इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो लाल रंग के फूल कौन कौन से होते हैं? लाल गुलाब होता है, गेंदा, लिली, डहेलिया। आगे की बात करें तो चौलाई का फूल और जल और कुमुदनी। अब सफ़ेद रंग के फूल की बात कर लें तो चमेली होता है, गुलबहार होता है, चंपा होता है, रात की रानी होती है। पीला रंग के फूल और सूरजमुखी, नरगिस, बसंती, पीला गुलाब। ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं पानी में खिलने वाले फूल कौन कौन से हैं। तो ये आसान है, कमल का पौधा है, कमलिनी है, नलिनी है। अब आगे बात कर लेते हैं दिन में खिलने वाले फूल कौन कौन से हैं। तो डहेलिया हो गया, कमल हो गया, डेजी हो गया, जिरेनियम हो गया, मॉर्निंग ग्लोरी हो गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, जो आसान है उसको बस पढ़ते चलिए एक बार। अब रात में खिलने वाले फूल की बात करें तो रात की रानी, चंपा, जूही, धतूरा, रजनीगंधा, परिजात, चमेली और मोगरा। अब मौसम के अनुसार दिया हुआ है कुछ खिलने वाले फूल। तो मौसम के अनुसार कुछ खिलने वाले फूल की बात कर लेते हैं। तो पहले सर्दी में तेजी और डहलिया खिलता है। और गर्मी की बात करें तो गेंदा, गुलाब और सूरजमुखी मुखी। अब 12 मासी फूल मतलब जो 12 महीनों में फूलता है, 12 महीने, तो गुड़हल हो गया, बोगनवेलिया हो गया और चमेली हो गई। कुछ पेड़ ऐसे फूल होते हैं जो पेड़ों पर खिलते हैं, तो उनकी बात कर ले तो कचनार हो गया, सेलम हो गया, पलास हो गया और गुलमोहर हो गया। अब झाड़ी पत्तों पर खिलने वाले फूल, तो झाड़ी पत्तों पर खिलने वाले फूलों की बात करें तो चांदनी हो गया, चंपा हो गया, गुड़हल हो गया। लताओं पर खिलने वाले फूल की बात कर लें तो बोगनवेलिया और ब्रह्मम है। कमल की बात करें तो साल में एक बार खिलने वाला फूल है मालती। ठीक। अब आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 है हमारा। चैप्टर नंबर 2 में क्या है देखेंगे तो कोई देता अंडे, कोई देता बच्चे। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आइए इसको कवर करते हैं। इसकी बात करें तो जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं, भाई बिल्कुल, जिनके शरीर पर आप देखेंगे बाल होते हैं, जिनके शरीर पर आप बाल वगैरह देखेंगे तो वो क्या, और उनके कान बाहर की तरफ होते हैं। ठीक। एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको, जैसे कुत्ता। ठीक, कुत्ते के बाल होते हैं और उनके कान बाहर की तरफ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे देते हैं। अब जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, शेर हो गया। ये समझ में आ गया। वहीं दूसरा बात करें तो जिन जंतुओं के शरीर पर बाल नहीं होते, जिनके शरीर पर क्या बाल नहीं होते, वे बाहरी कान नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। तो जिनके शरीर पर बाल नहीं होता और कान जो है उनका बाहर की तरफ नहीं होता, तो वो क्या कहते हैं, अंडे देते हैं। जैसे चिड़िया हो गया, सांप हो गया, छिपकली आदि हो गया। गौरैया क्या करती है, गौरैया अंडे देती है। अब हंसते खेलते बच्चे आगे देख लेते हैं। तो सूअर के बच्चा को हम क्या कहते हैं, पिगलेट कहते हैं, जिसको हिंदी में छौना कहते हैं। सांप और छिपकली की बात करें तो अंडा देता है। वेल डॉल्फिन बात करें तो बच्चा देता है। चमगादड़ क्या देता है, चमगादड़ भी बच्चा देता है। मगर और घड़ियाल अपने अंडे गड्ढे को खोद कर छिपाते हैं, किसके किनारे, किनारे के बालू से घोंसला। ठीक। अब आगे चलते हैं। कछुआ अंडे देता है और अंडा देने के लिए बालू का घर बनाता है। तो कछुआ क्या देता है, अंडा देता है और अपने अंडे को रखने के लिए क्या, बालू का घर बनाता है। अब हड़बड़ में गड़बड़, आइए इसको देख लेते हैं। तो जिनके कान बाहर होते हैं वो कौन कौन से जानवर हैं, तो उनके जानवरों के नाम बात करें तो हिरण हो गया, चीता हो गया, सूअर हो गया, भैंस, जिराफ, हाथी, बिल्ली, गाय, मनुष्य। अब जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं तो उनकी बात कर लें तो कौन कौन है, मछली हो गया, मेढक हो गया, चिड़िया हो गया, छिपकली हो गई, चींटी हो गया, कौवा हो गया, सांप, मगरमच्छ। एक बार नाम देख लीजिएगा, दिमाग में हमेशा रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि सभी पक्षियों के कान होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते। इन सभी के कान छिद्रों के रूप में होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के कान की जगह भी सिर्फ 2 छेद होते हैं। तो बिल्कुल सभी पक्षियों के कान होते हैं पर हमको कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो इन सभी के कान छिद्रों के रूप में होते हैं, मतलब एक छोटी छेद के रूप में होते हैं जो कान इनके होते हैं।
और छिपकली और मगरमच्छ के कान की जगह भी सिर्फ 2 छेद होते हैं। आगे बात करते हैं तो जानवरों के ऊपर अनेक विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन उसके बाल के कारण होते हैं। तो जानवरों के ऊपर आप देखेंगे कभी कभी डिज़ाइन देखने को मिलता है, तो ये किसके कारण होता है? उनके बालों के डिज़ाइन के कारण होता है। अब पत्ते की तरह किसके कान होते हैं? तो खरगोश के होते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। सिर के ऊपर कान, सिर के ऊपर कान किसके होते हैं? तो सिर के ऊपर कान हिरण के होते हैं। और सिर के दोनों तरफ कान हो किसके होते हैं? भैंस के होते हैं। पंखे जैसे कान किसके होते हैं? हाथी के होते हैं। अब अंडा देने वाला, बच्चा देने वाला जानवर कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, एग्जाम्पल में कभी कभी पूछ लेता है। तो मेढक, मछली, चींटी, कौन कौन? एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अंडरलाइन। मेढक, मछली, चींटी, कौवा, सांप, छिपकली, बत्तख, गौरैया, ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। बच्चा देने वाली बात करें तो हिरण, भैंस, सूअर, चीता, हाथी, बिल्ली, जिराफ, गाय, ये सब क्या देते हैं? ये बच्चे देते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हमारा पार्ट 4 आ गया, त्यौहार और भोजन। तो त्यौहार और भोजन की बात कर लेते हैं। तो पकवान और त्यौहार कौन कौन से होते हैं? पुआ होली पे, सत्तू मेष मकर संक्रांति पे जिसको हम कहते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। सिखों का पूजा स्थल गुरुद्वारा कहा जाता है। तो सिख लोग जहाँ पे पूजा करते हैं उस स्थल को क्या कहते हैं? गुरुद्वारा कहते हैं। आगे लिखा हुआ है पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। तो पटना साहिब में सिखों के जो 10वें गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उनका वहाँ पे जन्म हुआ था। तो गुरुद्वारा का नाम क्या था? हरमंदिर साहिब। ठीक, आगे बात करते हैं। तो लंगर व्यवस्था लोगों के सहयोग पर आधारित है। तो जो लंगर क्या होता है, आप देखेंगे वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे खाना वगैरह खिलाते हैं। ठीक है, तो लोगों के क्या हेल्प की वजह से, मदद की वजह से होता है वो। अब आगे आगे स्वाद अलग अलग जीव के बारे में दिया है, तो आइए इसको कवर करते हैं। तो चबाकर भोजन करने वाले जंतु, तो ऐसे कौन कौन से जंतु हैं जो चबाकर भोजन करते हैं? तो हिरण हो गया और बकरी हो गया, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, भैंस और खरगोश हो गया। अब चूस कर भोजन करने वाले कौन कौन से जंतु हैं? तो इसको देख लीजिए बस एक बार। मक्खी हो गया, मच्छर, तितली, खटमल। अब निगल कर भोजन करने वाले जो निगल जाते हैं सीधा, तो मछली है, सांप है और छिपकली और मुर्गा। अब स्वाद में जीभ का रोल, आइए देखते हैं कि मतलब जो हमारा जीभ है, हमारा टंग है, उसका टेस्ट में क्या रोल होता है। तो स्वाद का पता जीभ से ही लगता है हमारे। पेशी युक्त संरचना और एक मांसल संरचना होती है। तो हमारी जीभ की कैसी होती है? एक पेशी युक्त संरचना होती है, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में। अब दांत के प्रकार एवं नाम देख लेते हैं। तो दांत के प्रकार एवं नाम देखे हैं। काटने वाले दांत को हम क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं, इंसीजर, जो हमारे काटने चीड़ने के काम में आता है। और छीलने वाले दांत को हम रदनक कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कैनाइन बोलते हैं। तीसरा होता है हमारा चबाने वाला दांत, जिसको हम चवर्णक या मोलर कहते हैं। तो इसमें देख सकते हैं, ये हमारा माउथ है, तो कनाइन है, ये हो गया, ये इंसीजर हो गया। ठीक, और ये मोलर्स हो गए। अब आगे चलते हैं। उम्र और दांतों की संख्या, मतलब किस उम्र में कितने नंबर के दांतों की संख्या होती है। तो 6 माह का बच्चे को दांत निकलने शुरू होते हैं उनको। 2 से 3 वर्ष का जब बच्चा होता है तो उसके कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। वहीं बात करें जब बच्चा 8 से 9 वर्ष का होता है तो कितने दांत होते हैं? तो दूध के जो दांत होते हैं वो टूटते हैं और नए दांत आते हैं। अगर कोई 21 वर्ष के ऊपर है तो कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, परंतु सभी के नहीं होते हैं। ठीक, ये हो गया। आगे बात करते हैं। घोड़े और शेर के भी दांत मनुष्य की तरह एक बार ही गिरते हैं, उनकी जगह नए दांत आते हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो लेकिन सांप और मगरमच्छ अपने जीवन में कई बार दांत बदलते हैं। तो जो सांप और मगरमच्छ हो गया, ऐसे जंतु हैं जो अपने जीवन में कई बार क्या होता है, उनका दांत आता है, टूटता है, फिर नया नया आता है। ठीक, अब आगे दिया हुआ है पिलास की तरह दांत, खरल की तरह दांत, कैंचे की तरह दांत, ये क्वेश्चन मार्क है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हम। देख सकते हैं आप, इतना अच्छा कंटेंट है कि आपका यहाँ से पूरी एनसीईआरटी और एससीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। हरियाली और हम, ये चैप्टर का नाम है। तो पेड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो भाई जो पेड़ हैं वो क्या देते हैं? वो ऑक्सीजन देते हैं। और क्या होता है? CO2 इनहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, जिससे क्या होता है? वातावरण, हमारा एटमॉस्फेयर है वो शुद्ध हो रहता है। अब आगे की बात करें तो लिखा है फल फूल जड़ी बूटी लकड़ियों आदि भी हमें पेड़ से प्राप्त होते हैं। तो बिल्कुल फ्रूट्स वगैरह हो गए, जड़ी बूटी लकड़ियाँ, ये सारी किससे प्राप्त होते हैं हमें? ये हमें ट्री मतलब पेड़ से ही प्राप्त होते हैं। अब आगे चलते हैं, उपयोग की बात कर लेते हैं। तो पौधों के नाम, मतलब इमारती लकड़ी और उसके क्या उपयोग हैं। तो इमारती लकड़ी शीशम, सागौन, महुआ, देवदार, चीड़, ये बिल्डिंग वगैरह बनाने के काम में आते हैं। अब साग सब्जी के बारे में बात करें तो सरसों हो गया, बलुआ,
बथुआ कहते हैं इसको, ठीक। मेथी, भिंडी। अनाज की बात करें तो मक्का, गेहूँ और चावल हो गया। दाल की बात करें तो अरहर, उड़द, मसूर, मूंग, चना। और एशिया में सबसे ज़्यादा खेती मसूर दाल की होती है। औषधि कुछ दवा के काम में आते हैं, जैसे तुलसी हो गया, पुदीना हो गया, सौंफ, हल्दी, अदरक, कचनार, जामुन, नीम। ये सारी चीज़ें औषधियाँ मतलब दवा के रूप में कार्य करती हैं। अब आगे चलते हैं। फल और फूल के नाम बच्चों को बताएं अपने मन से। पेड़ों से दोस्ती। अब पेड़ों की दोस्ती है आगे, तो खेजड़ी के वृक्ष के बारे में आगे दिया हुआ है। तो ये अमृता की कहानी है। तो आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। तो राजस्थान जगह है, वहाँ पे एक खेजड़ली गांव है। क्या कहते हैं उसको? राजस्थान है। राजस्थान में क्या? खेजड़ली गांव है एक, ठीक। खेजड़ली गांव, खेजड़ली गांव है। तो वहाँ पे होता क्या होता है कि जो कम पानी की आवश्यकता है, इस पेड़ को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और बहुत छायादार होता है। और आगे की बात करें तो कि इसकी लकड़ी में जो खेजड़ी वृक्ष कहते हैं इसको, इसके लकड़ी में कीड़े कभी नहीं लगते हैं, ठीक। और इनकी जो छाल होती है, जो लकड़ी की छाल होती है, उनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और उनकी जो फलियाँ होती हैं वो उसके कभी कभी सब्जियों और पत्तियों पशुओं के चारा के रूप में प्रयोग होता है। तो आई होप सो खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। पाठ 7, जड़ों की पकड़। तो जड़ों के क्या कार्य होते हैं इसके बारे में दिया गया है। तो पेड़ को सहारा देते हैं और खनिज लवण अवशोषित करना तथा पानी होता जो है वो पहुंचाते हैं। तो जड़ों के कार्य क्या हो गए? पेड़ों को भाई सहारा देते हैं। जो जड़ होते हैं क्या होते हैं? पेड़ों को खड़े रहने में सहारा देते हैं और ऊपर पानी ले जाते हैं। और जो खनिज लवण होते हैं, कुछ जड़ें प्रजनन का कार्य भी करती हैं। शकरकंदी, शलगम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी जड़ें हैं जो प्रजनन का कार्य करती हैं। तो शकरकंदी हो गया और शलगम। अब पेड़ों के भोजन, आगे बात करते हैं पेड़ों के भोजन। हरे पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहता है। तो बिल्कुल भाई, जो हरे पत्ते होते हैं, जो हरे पत्ते होते हैं, ये पत्ता हो गया, ये क्या होता है कि सन का रोशनी के चक्कर में सन की रोशनी हो गई है, आई और CO2 लिया और इसी से भोजन बना लेते हैं अपना। आगे बात करें तो क्लोरोफिल की सहायता से क्या होता है? अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब रेगिस्तानी ओक है। आइए रेगिस्तानी ओक के बारे में देखते हैं। तो रेगिस्तानी ओक की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नाम पेड़ पाया जाता है। तो जो रेगिस्तानी ओक है कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इनकी पत्तियां बहुत कम तथा ऊंचाई आपके कमरे दीवार के लगभग बराबर है। तो इनकी पत्तियां इसमें बहुत कम होती हैं। और इनकी जो हाइट होती है ये एक कमरे के बराबर, मतलब समझ लीजिए 10 से 12 फुट इनकी ऊंचाई होती है। आगे बात करें तो जितना ऊंचाई दिखाई देता है उससे 30 गुना जड़ें ज़मीन की गहराई में होती है। तो जितना पेड़ की हाइट होती है तो लगभग 30 गुना, मान लीजिए 10 फीट इनकी ऊंचाई है तो लगभग 3 गुना मतलब 30 फीट नीचे ये ज़मीन में इनकी जड़ें होती हैं। अब आगे बात, जहाँ तक जब तक पानी इनको नहीं मिलता तब तक अंदर जड़ जाती रहती है। पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है। इलाके में पानी की कमी होने पर यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकालते हैं। तो ये रेगिस्तानी ओक वहाँ पे वैसे भी सूखा रहता है, तो वहाँ पे जो स्थानीय लोग होते हैं, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक पाइप लगाकर जो उसका तना होता है इसमें छेद करके पानी निकाल देते हैं, ठीक। बरगद के पेड़ की बात कर लेते हैं। तो बरगद विशाल वृक्ष, मोटा तना, मूल, जड़े के अलावा इसकी शाखाएं से जड़े के अलावा इसकी शाखाएं जड़ें लटकती हैं जो बड़ी बड़ी होती हैं, अंदर ज़मीन तक चली जाती हैं और फिर पेड़ को सहारा देती हैं। इस लटकती जड़े को प्रोड रूट कहते हैं। तो बिल्कुल भाई, तो बरगद होता है जो उनकी जड़ें क्या होती हैं, देखेंगे कभी आप, ये पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया मान लीजिए, इसकी जड़ें जो होती हैं ऐसे लटकी रहती हैं, ठीक। कभी कभी ज़मीन तक टच कर लेती हैं। तो इसकी शाखाएँ जो हैं वो लटकी रहती हैं और कभी कभी ये ज़मीन के अंदर भी चली जाती हैं और क्या करती हैं, ये पेड़ को सहारा में मदद करती हैं, ठीक, ये जड़ें। अब आगे बात करें तो ये जो लटकती जड़ें हैं इनको क्या कहते हैं? प्रोटो रूट कहते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट है, प्रोटो रूट कहते हैं। अब आगे चलते हैं। पाठ 8 है देख तमाशा। तो भारतीय राज्य और प्रमुख त्यौहार कहाँ कहाँ पे मनाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अरुणाचल प्रदेश में तवांग उत्सव मनाया जाता है, असम में बिहू मनाया जाता है और उत्तराखंड में गंगा कयाक और फूल देई मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। उड़ीसा में धानु जात्रा नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है, कर्नाटक में उगड़ी मनाया जाता है और केरल में ओणम मनाया जाता है, गुजरात में उत्तरायण मनाया जाता है और बिहार में छठ मनाया जाता है। तो बिहार में छठ मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब भारतीय आगे चलते हैं। मामा जी का घर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर
आय नक्शा, ये सारी चीज़ें नहीं थी। 12वें चैप्टर पे चलते हैं। पक्षी और उनके घोंसले। ठीक, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कबूतर की बात करें तो घर की बालकनी और छत पर बनाता है। और तोता की बात करें तो बिलों, मिट्टी की चट्टान, चट्टान की दरार और दीमक की टीलों में बनाता है तोता। ठीक, दार्जिन चिड़िया पेड़ के पत्तों को सीकर बनाती है दार्जिन चिड़िया अपना घोंसला। और उल्लू की बात करें तो उल्लू घोंसला नहीं बनाता है, दिन में देख नहीं सकता और दूसरे के खाली घोंसलों में यह अंडा देता है। जो उल्लू है ये कभी घोंसला नहीं बनाता। ठीक, ये दूसरे के खाली जो घोंसले रहते हैं उसमें क्या करता है, अपने अंडों को दे देता है। गौरैया की बात करते हैं तो गौरैया मनुष्य के घरों में तिनके, पत्तियां आदि में बनाता है अपना घोंसला। ठीक है, कभी कभी आप देखेंगे घर में कोने में, खिड़की पे बनाता है ये। कठफोड़वा पेड़ों के प्राकृतिक गड्ढों में बनाता है, कठफोड़वा बनाता है। ठीक, नीलकंठ वृक्ष के तनों पर बने होल्स में। नीलकंठ किस में बनाता है, तो ये जो पेड़ रहता है इसमें ऐसे देखेंगे होल कर देता है। और बया डाल से लटकता घोंसला घास के तिनके या पत्तियों की तिलियों से बुनकर बनाता है। तो आप कभी कभी देखेंगे ऐसे लटकी रहती हैं घोंसलाएँ, ठीक, पेड़ों पे। तो ये बया की हो गई। अब खेत से घर तक, आइए इसको देखते हैं। धान की खेती कैसे होती है, क्रम में लिखिए। तो देखिए ये भी पूछ सकता है। तो धान की खेती कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। तो पहले धान की खेती कैसे होती है, आइए इसको देखते हैं। पहले होता क्या है कि पहले हम खेत की जुताई करते हैं, ठीक है। फिर हम उसमें से वो जो कचड़े वगैरह निकलते हैं वो उसको निकालते हैं। फिर उसके बाद उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, रोपनी करते हैं। ठीक, खेत को तैयार करके रोपनी कर देते हैं। फिर उसकी क्या करते हैं, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, उसको निकाल के फिर रोपाई कर देते हैं। फिर रोपाई के बाद उसको लगाते हैं। फिर जैसे ही फल हो जाता है तो फिर कटनी कर देते हैं। फिर उसके बाद उसको किसकी करते हैं, ओसानी कर देते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। धान, प्याज, मिर्च आदि बोने के पहले उसका बिचाड़ा तैयार किया जाता है। तो शुद्ध हिंदी लिखा है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। बिचाड़ा का मतलब ये है कि उसके खेत को तैयार किया जाता है, पहले बीज को। ठीक, प्याज वगैरह जब बोया जाता है, देखेंगे पहले आप ऐसे छोटे छोटे होते हैं, तो फिर इसको निकाला जाता है, फिर इसको लगाया जाता है। तैयार बिचड़े को उखाड़ कर खेत में बराबर दूरी पर रोपते हैं, जबकि गेहूं, मक्का, सरसों आदि के बीज सीधे खेत में बो दिए जाते हैं। अब बिचड़ों से तैयार होने वाली फसल कौन है, तो धान हो गया, प्याज हो गया, मिर्च हो गया। अब बिना बिचड़ों की बात करें तो गेहूं, मक्का, सरसों हो गया। बाल मेला एवं खेल, तो बाल सांसद एवं खेल, लड़कों को खेलने वाले खेल खुद से लिखें। ये सारी चीज़ें उतना ज़रूरी नहीं है। 15 आसपास की सफाई, कूड़ा कचरा पर नियंत्रण, प्लास्टिक का कम उपयोग एवं पुनः चक्रण पर ध्यान के प्रति बच्चों को आकर्षित करना इस टॉपिक का मेन मकसद था। आगे चलते हैं। ये लास्ट पेज है हमारा, मीठा मीठा शहद। तो मधुमक्खियों के बारे में आइए देखते हैं। तो मधुमक्खियाँ अत्यंत ही उपयोगी जीव हैं। हजारों वर्षों से इनमें हम लोग शहद और मोम प्राप्त करते हैं। तो मधुमक्खियों से क्या प्राप्त होता है, शहद और मोम। छत्ते में मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। तो जो छत्ता उसमें कौन होती हैं, मादा होती हैं, वो उनको जिसको हम लेबरर या मजदूरी वाले कहते हैं, जो फूलों से रस चूसकर शहद बनाती हैं। तो जो फूलों से रस चूसकर लाती हैं छत्तों में, वो कौन सी होती हैं, मादा होती हैं। इनके पेट से ही मोम निकलता है। तो इनके पेट से क्या निकलता है, मोम निकलता है। सबसे बड़े आकार की रानी मधुमक्खी, तो सबसे बड़े आकार की कौन सी होती है, रानी मधुमक्खी होती है। और सबसे छोटे आकार वाले को हम क्या, मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ कहते हैं। तथा मध्यम आकार के जो छोटे मिडिल वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नर मधुमक्खी कहते हैं। अब आगे चलते हैं। रानी मधुमक्खी एकमात्र अंडे देने वाली, तो अंडे कौन देता है भाई, रानी मधुमक्खी देती है। वहीं बात करते हैं उसके द्वारा छत्ते को सभी मादा श्रमिक एवं नर मक्खी को जन्म होता है। तो देखिए जो रानी मधुमक्खी होती है ये क्या करती है, ये अंडे देती है। और इसी से होता क्या है कि जो मादा श्रमिक होती है और जो नर मक्खी होते हैं उनका जन्म होता है। ठीक है, मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्तों का निर्माण करती हैं। तो जो मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो किसका, छत्तों का निर्माण करती हैं। जो बाकी नर मधुमक्खी जो होती है वो संतान उत्पन्न करने में सहायक करती हैं। अब आगे चलते हैं। बहुत आसान शब्द में लिखा है, बस एक बार रीडिंग कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ फूलों के रस के बारे में पता चल जाने पर इसकी सूचना वह अपने सहयोगी मधुमक्खियों को विशेष प्रकार के नाच से भेजती हैं। तो जो मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ हैं भाई, उनको जैसे ही पता चलता है कि इस फूलों में रस हैं, तो क्या करते हैं, तुरंत इसकी सूचना किसको देते हैं, अपनी सहयोगी मधुमक्खियों को दे देती हैं। भिन 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 करके आपके पास पहुंच जाती हैं अपने दोस्तों के पास। फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से फूल को लेके आते हैं, वो रस को लेके आते हैं। अब आगे चलते हैं। तरह तरह के पक्षी, तो चोंच की विशेषता के संदर्भ में, तो पिछले अध्याय में इसको हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, सुंदर कलगी मेरी खींचता है सबका ध्यान, चाक मेरी ताकत पेड़ छेदना मेरा काम, ये कठफोड़वा है। तो
लंबी टांगों पर खड़ी रहती हूँ, इधर उधर देखती रहती हूँ, छुरी जैसी चोंच है मेरी, मार लेती हूँ मेढक मछली बगुला। तो इसको हम क्या कहते हैं? बगुला कहते हैं। सबसे पहले मैं ही जागता, दूसरों को फिर मैं जगाता, सुबह से जब तक हो शाम, दाना चुगना मेरा काम। तो इसको मुर्गा कहते हैं। ये पहेलियाँ हैं, पूछता नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब जंगली जानवरों के नाम लिखें। भाग शेर हो गया। पालतू जानवरों के नाम लिखे तो गाय, कुत्ता, बकरी, ये आप सब जानते ही हैं। अब आगे चलते हैं। सामान ढोने के काम आने वाले बैल होते हैं, ठीक। सवारी के काम की बात करें तो घोड़ा होता है। दोनों के काम आने वाले घोड़ा ऊँट हो जाते हैं। तो ये सब सरल है। आगे बात करते हैं। तो काकोलत झरना, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। काकोलत झरना कहाँ है? नवादा जिला, ठंडे पानी का झरना है। गर्म जल के छोटे छोटे झरने एवं कुंड कहाँ पे हैं? राजगीर में है, ये पूछ सकता है। ब्रह्मकुंड कहाँ है? तो ब्रह्मकुंड राजगीर में है। कन्याकुमारी हिंद महासागर के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कन्याकुमारी कहाँ है? हिंद महासागर के तट पर स्थित है। गंगा क्यों प्रदूषित हो रही है? साइंस में क्वेश्चन में बहुत सारे प्रदूषित जल पीने से रोग, बचाने के उपाय, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे मददगार कामगार, तो कुम्हार, लोहार, मोची। तो कुम्हार का क्या होता है कि कुम्हार का काम होता है, उसका औजार क्या होता है? चाक। और ये क्या करता है? बर्तन बनाता है। लोहार का भाई औजार क्या होता है? हथौड़ा, और उससे लोहे का सामान बनाता है। मोची का सुई और टकुआ होता है, जिससे वो जूते वगैरह बनाता है और सिलता है। बढ़ई का आरी होता है, जिससे मेज कुर्सी बनाता है। यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं। बहुत आसान भाषा में पूरी एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी आपकी दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीट हो जाएगी। एक पूरी किताबों को बहुत डिटेल में पढ़ के बनाया गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी कोचिंग उन सब चक्करों में मत पढ़िएगा। 30 दिन का टाइम है, आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ मैं एक वीडियो में एक टॉपिक सीधा कंप्लीट करा दूंगा। एक चैप्टर मतलब क्लास 6 की हिस्ट्री लूँगा तो पूरी कंप्लीट करा दूंगा एक क्लास में, ठीक। बहुत कम समय में 15-20 दिन में करा दूंगा। दर्जी, सुई, धागा और कपड़ा बच्चों के लिए है। आइए आगे देखते हैं। किसान द्वारा उपजाई गई वस्तु और कामगार द्वारा वस्तु। तो पटसन भाई किसान उगाते हैं। ईख हो गया, सरसों, ये किसान द्वारा मतलब किसान इसका प्रोडक्शन करते हैं। कामगार वैसे लोग हैं तो बोरा, थैला, चटाई, रस्सी, चीनी, शक्कर, तेल, ये सारी चीज़ें हम उससे कामगार के द्वारा निकलते हैं। तो सरसों से तेल निकलता है, ईंख से चीनी होता है। पटसन बोरा, थैला, चटाई, रस्सी बनती है। अब आगे देखते हैं। तरह तरह के घर। इग्लू पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो इग्लू बर्फ़ से बना घर की दीवार अंदर से छूने पर ठंडी लगती है, पर वे बाहर गिरती बर्फ़ और ठंडी हवा के अंदर नहीं दाने देती। तो इग्लू आप देखेंगे ऐसे होता है इग्लू, ठीक है। इग्लू ऐसे बना होता है, यहाँ पे छोटा गेट होता है, बर्फ़ का घर बना होता है। तो ये क्या करता है? गर्म की हवा को बाहर नहीं जाने देता और ठंड हवा को अंदर नहीं आने देता। अब आगे चलते हैं। मिट्टी के घर, ईंट सीमेंट से बनाकर घर, घास फूस से बना घर। अब आगे चलते हैं, ये छोड़िए। अजय जब गांव लौटे, तो 30 वर्ष बाद अजय लौटा तो गांव में बदलाव हुआ। शौचालय, पक्का पुल, ईंट से घर विकसित हो गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। रज्जू मार्ग राजगीर, ट्रोली टाइप जिसको हम कहते हैं। पटना का चिरैटाड ओवरब्रिज बना हुआ है। गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु पुल। महात्मा गांधी सेतु पुल कहाँ पे बना है? गंगा नदी पर। अब चिड़ियाघर किशोर, आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। यहाँ सारनाथ में राजा अशोक द्वारा बनाए गए एक स्तंभ से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के राजा अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ से। इसमें 3 शेर दिखते हैं, वास्तव में तो 4 शेर होते हैं, लेकिन और इसमें नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। जन गण मन तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। हमारी राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गई और राष्ट्रीय नदी गंगा हो जाती है और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन हो जाती है। बंटी का सफ़र, आइए इसको देख लेते हैं। तो विष्णुपद मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, कवर करिएगा। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में है। मंगला गौरी मंदिर गया में है। गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो गौतम बुद्ध को पेड़ के कहाँ पे प्राप्ति हुई ज्ञान की? तो बोध गया में होता है। बोध गया में होता है इनको ज्ञान की प्राप्ति। और कहाँ पे? किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। सिखों के 10वें गुरु कौन रहते हैं? सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? हर मंदिर है पटना साहिब, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। पासनाथ का पहाड़ बिहार और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो बिहार और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? पासनाथ का पहाड़। इसके ऊपर जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का मंदिर है। तो इसी के ऊपर जो पासनाथ का पहाड़ है, इसी के ऊपर जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, उन्हीं का मंदिर है।
झारखंड में संथाल, उरांव, बिरहोरा, मुंडा आदि जनजातियाँ रहती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उरांव, बिरहोरा, मुंडा ये सब जनजातियाँ कहाँ पर रहती हैं? तो झारखंड में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। उरांव कुड़ुक भाषा, मुंडा मुंडारी भाषा, संथाल संथाली भाषा। तो उरांव जो है वो कौन सी भाषा बोलते हैं? कुड़ुक भाषा बोलते हैं। मुंडा मुंडारी भाषा बोलते हैं। संथाल संथाली भाषा बोलते हैं। पटना, गया, नालंदा के लोग मगही बोलते हैं। तो पटना और जो गया और नालंदा के लोग हैं ये कौन सी भाषा बोलते हैं? मगही बोलते हैं। वैशाली, मुजफ्फरगढ़ के लोग बज्जिका बोलते हैं। दरभंगा, मधुबनी मैथिली बोलते हैं। मुंगेर, भागलपुर के लोग अंगिका बोलते हैं। भोजपुरी, रोहतास के लोग भोजपुरी बोलते हैं। और रांची के लोग काके का पागलखाना, नेतरहाट एवं जोना का जलप्रपात दर्शनीय स्थल है। तो रांची में क्या क्या है? रांची में काके का पागलखाना है, जिसको हम नेतरहाट बोलते हैं, हम जोना का जलप्रपात बोलते हैं। एक दर्शनीय स्थल है। ठीक, तो आई होप सो क्लास 4th की NCERT प्लस SCERT बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट करा दी। ठीक है, ये JBT वालों के लिए भी दमन एंड दीव वाले जो हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके सिलेबस में भी EVS का है, तो ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं इससे। तो आई होप सो कंप्लीट हो गई क्लास 4th की। कल का वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 5th की NCERT। ठीक, और इसका नोट्स आपको लेना हो, इसके नोट्स समरी पूरे हैं क्लास 6 to 10। ठीक, 6 to 10 तक के पूरी NCERT प्लस SCERT की समरी है, और आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप ले सकते हैं 8853954496। आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, पिछले वाले वीडियो से 2 क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं खुद ही। ठीक, तो 8853954496 पर मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं, पूरी समरी क्लास 6 to 8, वो चाहे साइंस के हों वो चाहे SST के हों। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।